गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2023 के पेपर का डिस्कस करेंगे। ये भर्ती परीक्षा तो है 2023 की, लेकिन जो ये हुई है वो हुई है हमारी 4 फरवरी 2024 को। देखिए, इस क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत जो टाइम है वो है हमारा 2 घंटे के लिए और इसमें जो क्वेश्चन है वो 100। लेकिन जो हम पशु परिचर के लिए इस पेपर को सोल्व कर रहे हैं, तो जिसके लिए जो राजस्थान जीके से जो क्वेश्चन है वो हमारे हैं 25 और जो पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री से जो क्वेश्चन है वो है हमारे 20। यानी कि इस पेपर से सिर्फ हम जो हमारे पशु परिचर भर्ती के लिए रामबाण साबित होंगे 45 क्वेश्चन, उनका ही यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और इन सभी क्वेश्चंस के ऑप्शंस को भी हम 360 डिग्री पर विश्लेषण करेंगे। इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनका आंसर डायरेक्ट भी दिया जा सकता है और ऐसे भी क्वेश्चन हैं जिनका आंसर हमें ऑप्शंस को काट कर यानी कि निंजा टेक्निक के द्वारा देना होगा। तो लास्ट तक बने रहना इस क्वेश्चन पेपर के साथ और फिर देखना आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कितना बूस्ट होता है, क्योंकि सफलता की दर में जो कॉन्फिडेंस है उसका ही बहुत बड़ा योगदान होता है। और ये कॉन्फिडेंस लेवल तभी बूस्ट होता है जब आप कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हैं, तो उससे आपको पता चलता है कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और उनका पैटर्न क्या है और मुझे कितनी तैयारी और करनी चाहिए। तो ये हम सभी यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन में, तो बने रहें हमारे साथ लगातार। और चलिए बिना देरी किए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि आप किसी डेयरी गाय जिसका बछड़ा 36 घंटे पहले पैदा हुआ है और उस गाय का, यहां से देखिए अभी क्वेश्चन, तापमान और उत्तेजना बढ़ी हुई है, कठोर और अस्थिर चाल है, अपना सिर पीछे की ओर मुड़कर उधर की ओर देखते हुए बैठी है, तो आप निम्न में से कौन से उपाय अपनाएंगे। यानी कि ये उसकी एक बीमारी के बारे में बता रहा है, उसका ताप और उत्तेजना बढ़ी हुई है, कठोर और अस्थिर चाल है, तो ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से आप कौन कौन से उपाय करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन जो यानी कि हमारा स्टेटमेंट है पहला, वो देखिए, राशन में कैल्शियम का योग। तो ये यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम की कमी से जो रोग होता है पशुओं में वो होता है मिल्क फीवर, दूध ज्वर। यानी कि उसमें जो पशु का तापमान होता है वो कम होता है, जिसके कारण इस दुग्ध ज्वर जो बुखार होता है इसको कोल्ड फीवर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें तापमान कम हो जाता है। जबकि जो हमारा क्वेश्चन का स्टेटमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि तापमान बढ़ा हुआ है, तो ये हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए सेकंड स्टेटमेंट, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का टीका देना। देखिए ये टीका तभी दिया जाता है जब पशु के शरीर में कैल्शियम और इसी के साथ में मैग्नीशियम इनकी कमी हो जाए, तब ये टीका दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर कैल्शियम की कमी तो है ही नहीं, क्योंकि उसका तापमान कम नहीं है, अधिक है, तो ये भी यहाँ पर हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। उसके बाद में देखिए, हर थन के चौथाई भाग को हवा से फुलाना और बंधे हुए चूचकों को साथ मालिश करना। तो ये यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब जो कोई गाय है वो ब्याती है तो उसके बाद में ये हो सकता है, ये रोग हो सकता है कि उसके थनों से दूध बाहर नहीं निकल रहा हो, यानी कि दुग्ध दोहन नहीं हो रहा हो, तो उसके थनों की मालिश की जा सकती है दुग्ध दोहन करने के लिए। तो ये इसको हम यहाँ पर हम राइट आंसर मान सकते हैं। उसके बाद देखिए चौथा स्टेटमेंट, बछड़ा देने के पहले 3 दिन गाय को अंशतः दोहन करना। तो ये भी यहाँ पर हमारा राइट है। अंश का मतलब है कि उसे पूर्ण रूप से उसका दुग्ध दोहन नहीं करना, यानी कि उसका हम कम मात्रा में दुग्ध दोहन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो थर्ड और फोर्थ है, ये ही 2 स्टेटमेंट है वो राइट है, यानी कि ये उपाय हम अपनाएंगे यदि पशु में ये लक्षण है। तो देखिए इनके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा वो देखिए, केवल 1 ये भी नहीं होगा, 1 और 3 ये भी नहीं होगा, 2, 3, 4 ये भी नहीं होगा, 1, 2 और 4 ये भी नहीं होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन है वो हमारा डिलीट है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें 3 और 4 लिखा हुआ हो। चलिए इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन कहां पर है। तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन, देखिए ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। हवा की अनुपस्थिति में किसी भी हरित पौधे के किण्वन द्वारा बने उत्पाद को कहते हैं। देखिए क्वेश्चन, हवा की अनुपस्थिति और हरे पौधे और इनके किण्वन से जो बना उत्पाद है वो क्या कहलाता है। देखिए चारा संरक्षण की हमारी 2 विधियां हैं, जिनमें से एक विधि है हमारी हे विधि और दूसरी विधि है हमारी
साइलेज विधि। तो जो साइलेज विधि है, इसको बनाने के लिए जो फसलों को यूज किया जाता है वो किया जाता है हरी फसलों का, यानी कि उनमें जो नमी की मात्रा होनी चाहिए वो होनी चाहिए 60 से 70% नमी की मात्रा होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए, ये जो हरी फसलें होती हैं जिनमें नमी की मात्रा 60 से 70% होती है, फिर इन हरी फसलों को काटकर एक गड्ढों में इस प्रकार भर दिया जाता है और भरते समय इनको इतने जोरों से दबाया जाता है कि इनके बीच में ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं बचनी चाहिए। यदि कुछ मात्रा ऑक्सीजन की बचती भी है तो ये जो हरित फसल है इसके अंतर्गत कुछ जीवित कोशिकाएं होती हैं जो कि इस ऑक्सीजन से श्वसन क्रिया करके इसे CO2 में चेंज कर देती हैं। तो जिसके कारण ये जो CO2 है ये क्या करती है, जो साइलेज होती है हमारी उसके अंतर्गत ये फफूंदी या उसको सड़ने नहीं देती है CO2। यदि कहीं से इस साइलेज में जो गड्ढों के अंदर बनाई गई है इसके अंदर वर्षा का पानी चला जाए या फिर कहीं से इसमें ऑक्सीजन प्रवेश कर जाए तो ये जो साइलेज है, जो साइलेज चारा है हमारा, ये सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि हवा की अनुपस्थिति और जो हरे पौधों के द्वारा जो किण्वन से जो बना उत्पाद है वो है हमारा साइलेज। चलिए फिर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा छठा क्वेश्चन। हमारा 6th क्वेश्चन है वो देखिए आप, ये रहा हमारा 6th क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से कौन से प्रजाति के दूध में उच्च वसा मात्रा होती है? देखिए, भैंस, गाय, बकरी, ऊंट। देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा भैंस। लेकिन इसी के अलावा यदि हम देखें जो सबसे अधिक वसा होती है वो होती है भेड़ के दूध में, और भेड़ के दूध में जो ये वसा होती है ये होती है 7.90%। लेकिन जो भैंस के दूध में होती है वो होती है 7.35%। लेकिन ऑप्शंस में हमें भेड़ नहीं दे रखा है तो यहां पर तो हमारा सीधा सीधा आंसर जाएगा भैंस। इसके अलावा देखिए, हमने यहां पर वसा की बात तो कर ली, लेकिन हम और भी बात करेंगे कि पशुओं के दूध में जो सर्वाधिक मात्रा में जो पाए जाने वाला पदार्थ है वो पदार्थ होता है जल, और इसकी जो मात्रा होती है वो प्रत्येक पशु में यानी कि सभी पशुओं में लगभग 80% से अधिक होती है। यदि मैं बात करूं कि सर्वाधिक जो जल की मात्रा होती है वो होती है ऊंटनी के दूध में, और इसकी जो मात्रा होती है वो होती है 87.61%। इतनी जल की मात्रा होती है ऊंटनी के दूध में, जो कि सर्वाधिक है पशुओं के दूध में। इसी के अलावा देखिए, ये बात तो हो गई जल की। उसके अलावा देखिए फिर हम बात करेंगे प्रोटीन की। तो प्रोटीन और वसा ये दोनों की मात्रा वो भेड़ के दूध में सर्वाधिक होती है। प्रोटीन प्लस वसा ये दोनों भेड़ में सर्वाधिक होती हैं। इसके अलावा एक हमारा तत्व और बच गया, उसका नाम है लैक्टोज। तो ये जो लैक्टोज की मात्रा है ये जो सर्वाधिक होती है ये होती है भैंस के दूध में, यानी कि जो सबसे अधिक मीठा दूध होता है वो भैंस का ही होता है। अब देखिए, हमने बात कर ली लैक्टोज, प्रोटीन, फैट और जल की सर्वाधिक ये किस पशु के दूध में होती है। लेकिन कई बार क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि जो वसा है ये दूध में किस अवस्था में होती है। तो देखिए मैं बात करता हूं, जो वसा है ये दूध में होती है निलंबन की अवस्था में। इसी के बाद में जो हमारी प्रोटीन है ये प्रोटीन होती है हमारी पायस के रूप में, ये भी मैं यहाँ पर लिख देता हूं। पायस के अलावा हो गया फिर हमारा वसा, प्रोटीन, उसके बाद में बच गया हमारा खनिज। तो जो खनिज होते हैं दूध के अंतर्गत ये होते हैं कोलाइडी अवस्था में, और उसके अलावा बच गया हमारा लैक्टोज जो कि दूध की एक प्राकृतिक शर्करा होती है, ये उसके अंतर्गत घोल के रूप में होती है, यानी कि घोल के रूप में घुली हुई होती है दूध के अंतर्गत लैक्टोज। तो देखिए ये हमने बता दिया कि किस अवस्थाओं में दूध के अंतर्गत पाए जाते हैं और सर्वाधिक ये किन पशुओं के दूध में पाए जाते हैं। चलिए फिर जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन इसके नीचे ही मिलेगा, तो ये रहा हमारा 7th क्वेश्चन। तो देखिए, टीकाकरण द्वारा कौन से रोग की रोकथाम की जा सकती है, ये 7th क्वेश्चन है। तो टीके के द्वारा कौन से रोग की रोकथाम की जा सकती है। तो देखिए सबसे पहले दुग्ध ज्वर, तो ये हमने अभी बताया था कि जो मिल्क फीवर होता है ये कैल्शियम की कमी से होता है, और कैल्शियम की कमी में कोई टीका नहीं दिया जाता, ये एक विटामिन की कमी से रोग है। उसके बाद में देखिए ब्लैक क्वार्टर यानी कि BQ लंगड़ी बुखार, इस लंगड़ी बुखार में टीका दिया जाता है और उस टीके का नाम है ब्लैक क्वार्टर पॉलीवेलनेट वैक्सीन। तो ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्लैक क्वार्टर।
और इसमें जो पशु होता है वो लंगड़ा कर चलता है, जिसके कारण इसे लंगड़ी बुखार भी कहते हैं, और इसमें टीका दिया जाता है। उसके बाद में देखिए मास्टिटिस। इस मास्टिटिस का जो दूसरा नाम है वो है थैनेला रोग। ये थैनेला रोग जो अधिक दूध देने वाले पशु हैं उनके अंतर्गत होता है, यानी कि उनके जो थन होते हैं उन थन के अंतर्गत ऊतकों में, यानी कि जो टिश्यू होते हैं उनके अंतर्गत संक्रमण हो जाता है, जिसके कारण उनके थनों में सूजन आ जाती है, और उनके जैसे ही थनों के हम हाथ लगाएंगे तो दर्द होगा वहां पर। इसका दूसरा कारण ये भी है कि पशुओं से जो दुग्ध दोहन की विधि है, यदि हम वो पूर्ण हस्त दोहन विधि काम में नहीं लेंगे, उसके अलावा यदि हम चुटकी विधि या अंगूठा विधि काम में लेंगे तो जिसके कारण भी उनके थनों में सूजन यानी कि गांठें पड़ जाती हैं और ये थैनेला रोग हो जाता है। तो इसकी जो रोकथाम की जाती है वो यही रोकथाम की जाती है कि जो टिश्यू हैं उनके थनों के, उनमें कोई संक्रमण न फैले, तो उनके आसपास की जो सफाई है वो अच्छे तरीके से करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ समय के लिए दुग्ध दोहन को बंद करना चाहिए और उनके थनों के ऊपर जो बर्फ होती है उसे फेरना चाहिए। उसके बाद में देखिए ब्लोट यानी कि सूजन। तो सूजन में भी कोई टीके का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, ब्लैक क्वार्टर। चलिए फिर जो हमारे काम का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए मैं यहां पर ये लिख देता हूं क्योंकि इंग्लिश के पीछे लिखे हुए हैं उनके नंबर, लेकिन हिंदी के पीछे नंबर नहीं लिखे हुए हैं। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन कुक्कुट हैजा के संदर्भ में उचित नहीं है। कुक्कुट हैजा के संदर्भ में ये हमें बताना है। चलिए मैं इसे थोड़ा सा नीचे करता हूं। तो देखिए यह सभी कुक्कुट वर्गों को प्रभावित करता है। कुक्कुट वर्गों का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत जो मुर्गे मुर्गियां हैं वो भी आते हैं, इसके अलावा इसमें जो टर्की पक्षी हैं वो भी आते हैं, इसके अलावा इसमें बतख भी आते हैं। तो यानी कि ये सभी वर्ग को प्रभावित करता है। तो बिल्कुल ये हमारा यहाँ पर राइट है। जो कुक्कुट हैजा होता है वो सभी वर्गों को प्रभावित करता है। उसके अलावा देखिए यह संक्रामक रोग है। बिल्कुल ये संक्रामक रोग है हैजा। उसके अलावा प्रभावित पक्षी हाँफते हैं, खांसी करते हैं, छींकते हैं और उन्हें सांस लेने में परेशानी होती है। तो बिल्कुल ये भी हमारा यहाँ पर राइट होगा। उसके अलावा यह विषाणु द्वारा होता है। तो ये यहाँ पर हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो कुक्कुट हैजा है ये विषाणु द्वारा जनित रोग नहीं है, ये है जीवाणु के द्वारा रोग। देखिए जो कुक्कुट वर्ग में फैलने वाले प्रमुख रोग हैं उनमें से एक रोग है रानीखेत। ये रानीखेत के अलावा जो हमारा दूसरा है चिकन पॉक्स यानी कि जिसे चेचक कहते हैं, ये जो रोग होते हैं ये दोनों के दोनों रोग तो होते हैं वायरस से। इसके अलावा जो हमारा ये कुक्कुट हैजा है कोलेरा रोग है, ये होता है जीवाणु से। इसके अलावा एक रोग और है खूनी पेचिश। तो ये जो खूनी पेचिश रोग होता है ये होता है प्रोटोजोआ के कारण। मैं यहाँ पर लिख देता हूं। तो ये रोगों के कारक हो गए कि किन के द्वारा ये रोग होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फोर्थ जो स्टेटमेंट है यह विषाणु द्वारा होता है, ये यहाँ पर रॉन्ग है, यानी कि और यही पूछा गया है कि क्या उचित नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, केवल 4 है, यानी कि जो चौथा स्टेटमेंट है ये उचित नहीं है। चलिए अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन हमारा साइड में है, तो हम स्लाइड को इस तरफ करते हैं और उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा। देखिए निम्नलिखित में से कौन बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो देखिए इसमें कौन है बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक। जंबेश्वर जी, हरिदास जी, सूरत गोपाल, महैव मनोहर जी, ये ऑप्शन ई जो कि हमें अनुत्तरित करना है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जंबेश्वर जी, यानी कि जिसे कहते हैं जाम्बो जी। देखिए बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जाम्बो जी या फिर जंबेश्वर जी। देखिए बिश्नोई में 29 नियम होते हैं, 20 और 9, जिसी के कारण इसे बिश्नोई कहते हैं। इसी के अलावा देखिए ये जो जाम्बो जी हैं इनका जो जन्म है वो है पीपासर के अंतर्गत। जन्म के बाद में जो इनकी समाधि है वो है मुकाम तालवा में, यानी कि जहां इनकी प्रमुख पीठ है वो मुकाम तालवा में ही है। इसके अलावा जो बिश्नोई संप्रदाय का जो पुष्कर कहलाता है वो कहलाता है जाम्बा फलोदी में। तो ये देखिए तीनों ही याद रखना है, जन्म, इनकी प्रमुख पीठ मुकाम तालवा में और जाम्बा फलोदी में, यानी कि बिश्नोई संप्रदाय का पुष्कर कहलाता है ये।
इसी के अलावा जो ये जाम्बोजी हैं ये एक वैज्ञानिक संत भी है। चलिए फिर जो हमारा क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारा वो रहा ये, इसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेली बनवाई। जैसलमेर के अंतर्गत पटवा हवेली है जो कि हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी हवेली है, वो किसने बनवाई? राणा उदय सिंह, बन्ने सिंह, रावल वीर सिंह देव, गुमान चंद। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुमान चंद। देखिए गुमान चंद पटवा, इनके 5 पुत्र थे, तो जिनके लिए इन्होंने 5 छोटी छोटी हवेली बनवाई और उनको कहा गया 5 पटवा हवेली। यानी कि जो ये पटवा हवेली है ये 5 छोटी छोटी हवेलियों का एक समूह है जो कि जैसलमेर में है, और गुमान चंद पटवा के द्वारा इनको बनवाया गया था। चलिए फिर जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 क्वेश्चन के लिए हमको स्लाइड को लेफ्ट तरफ लेना पड़ेगा। तो देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थान में किस क्षेत्र में सुंदर कांति जोशी पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है महिला क्रिकेट जगत में, सुंदर कांति जोशी पुरस्कार। चलिए फिर जो हमारा क्वेश्चन है 13 के बाद में वो है हमारा 17। तो हम अपनी स्लाइड को इस तरफ करते हैं और 17 क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा 17 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से डेयरी उत्पाद को बनाने के लिए रेनेट का उपयोग किया जाता है? रेनेट का उपयोग कहाँ किया जाता है डेयरी उत्पाद बनाने के लिए? तो देखिए किस में किया जाता है, दही में, घी में, पनीर में या फिर क्रीम में? तो यहां पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा पनीर चीज बनाने में रेनेट का उपयोग किया जाता है। देखिए ये जो रेनेट है ये एक प्रकार का एक एंजाइम होता है जो कि दूध होता है उसको गाढ़ा बनाने का काम करता है और फिर उससे पनीर या फिर चीज बनाई जाती है। चलिए इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए नीचे दिए गए नस्ल के लक्षणों के आधार पर मवेशी नस्ल की पहचान कीजिए। एक नस्ल के बारे में बताया गया है कि ये नस्ल कौन सी है, उसकी विशेषताएं हैं यहाँ पर। तो देखिए पहला स्टेटमेंट, बाहर निकला हुआ चौड़ा और लंबा मस्तक। तो ये जो विशेषता है ये है गिर गाय की, क्योंकि जो गिर गाय का ही बाहर निकला हुआ चौड़ा मस्तक होता है, यानी कि उभरा हुआ मस्तक होता है। इसके अलावा देखिए आगे की तरफ मुड़े हुए निलंबी कान। निलंबी कान का मतलब उसके कान है, उनकी आकृति पेंडुलम की तरह होती है, यानी कि घड़ी के पेंडुलम होते हैं इस तरह उनकी आकृति होती है चेहरे के बीच में। तो ये विशेषता भी होती है गिर गाय की। उसके अलावा देखिए सफेद रंग जिस पर समूचे शरीर पर गाढ़े लाल या चॉकलेटी भूरे रंग के धब्बे वितरित हैं, तो ये विशेषता होती है राठी गाय की, जिसका रंग सफेद होता है और उसके ऊपर लाल या फिर चॉकलेटी भूरे रंग के धब्बे होते हैं, वो होते हैं राठी गाय के ऊपर। लेकिन जो गिर गाय होती है इसके शरीर का रंग होता है वो होता है सुनहरा और उसके ऊपर जो धब्बे होते हैं वो सफेद या फिर भूरे रंग के होते हैं। तो देखिए हमारे 2 ऑप्शंस, एक गाय की नस्ल के लिए हमें इंडिकेट कर रहे हैं और दूसरा राठी गाय के लिए एक तीसरा जो स्टेटमेंट है हमारा। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट को सही मानते हुए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए गिर, क्योंकि यदि थर्ड ऑप्शन यदि गलत माना जाए तो 2 स्टेटमेंट है वो एक ही गाय के लिए है। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे कि हमारा क्वेश्चन है 19। तो 19 क्वेश्चन के लिए देखिए सबसे पहले हम चलते हैं, ये हमारा 19 क्वेश्चन। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। एक तरफ दे रखा है टेस्ट और दूसरी तरफ यानी कि वो टेस्ट किस चीज के लिए किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपको टेक्निक लगानी है निंजा टेक्निक कि कैसे ऑप्शंस को काटा जाए और कैसे उसका आंसर दिया जाए, क्योंकि आपको एग्जाम में हो सकता है कि सब कुछ नया याद हो, 3 ऑप्शन याद हो, एक नया हो, तो आप कैसे ऑप्शंस को काटेंगे। तो देखिए सबसे पहले इनमें जो सबसे इजी टेस्ट है वो देखिए हंसा टेस्ट। जो हंसा टेस्ट है ये गाय के दूध में जो भैंस के दूध की मिलावट की जाती है उसके लिए ये किया जाता है। इससे हमारे जो क्वेश्चन का आंसर है वो हमें मिल जाएगा, डी का जहां भी सेकंड होगा वही हमारा ऑप्शन होगा। लेकिन इसके अलावा देखिए हंसा टेस्ट, फिर उसके बाद में हम करते हैं COB टेस्ट। COB टेस्ट होता है क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट, यानी कि दूध को जब गर्म किया जाता है तो वो गर्म क्यों किया जाता है, तो गर्म किया जाता है दूध की निदानी आयु निर्धारित करने के लिए, क्योंकि जैसे हम दूध को गर्म कर देते हैं तो उसके बाद हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि अब ये दूध कम से कम 6 से 8 घंटे तक तो
चलेगा, यानी कि उसकी हम आयु लगभग बता सकते हैं। उसके बाद में देखिए अल्कोहल टेस्ट। इस टेस्ट के द्वारा जो दूध की उष्मा स्थिरता होती है उसको पता लगाया जाता है, उसकी हीट स्टेबिलिटी का। इसके अलावा देखिए सोडिमेंट टेस्ट, और इसका जो डायरेक्ट होगा वो हमारा जो बचा हुआ है दूध में अशुद्धता और मिट्टी की पहचान करने के लिए सोडिमेंट टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। इससे हमारा आंसर होगा कि जो हमने सबसे पहले बताया था ऑप्शन डी हंसा टेस्ट, और हंसा टेस्ट का हमने बताया था सेकंड। तो देखिए डी का जहां भी सेकंड है तो वो सिर्फ हमारे एक ही ऑप्शन में है और वो है ऑप्शन डी, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए मैं आपको कुछ और परीक्षण बताता हूं, जैसे कि हो गया आयोडीन परीक्षण। तो आयोडीन परीक्षण किसमें किया जाता है, तो ये जो दूध होता है उसमें स्टार्च का पता लगाने के लिए परीक्षण किया जाता है। इसके अलावा नाइट्रेट परीक्षण यानी कि NO3 परीक्षण किया जाता है, ये दूध में वर्षा जल यानी कि जल की मात्रा का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो एक गर्बर परीक्षण है उसके द्वारा जो दूध में उपस्थित फैट है उसका पता लगाने के लिए गर्बर विधि यानी कि गर्बर मशीन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी हमारा। चलिए इसके बाद में जो हमारा फिर क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि 24 नंबर का। तो चलिए हम चलते हैं नीचे क्वेश्चन नंबर 24 पर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 24। इसमें भी देखिए सूची मिलान करना है, तो ये इजी है। जो बकरी है इसकी जो नस्ल है वो हो जाएगी हमारी ऑप्शन थर्ड यानी कि सिरोही। इसके अलावा जो भेड़ की नस्ल है वो हो जाएगी हमारी पुंगल। इसके अलावा गाय की जो नस्ल है वो हो जाएगी हमारी मालवी, और इसके अलावा जो ऊंट है इसकी जो नस्ल हो जाएगी गौमट। तो ये हमारा एक इजी सा क्वेश्चन है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर देख लेना कौन सा होगा। यानी कि यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए फर्स्ट का थर्ड, बी का फर्स्ट, और सी का फोर्थ, और उसके बाद में डी का सेकंड। चलिए इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारा 25। तो देखिए ये रहा हमारा 25। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो देखिए सुमेलित नहीं यानी कि असंगत युग्म बताना है। तो सांबर झील जयपुर में, तो ये हमारा बिल्कुल सुमेलित है, सांबर झील जयपुर में ही है। उसके अलावा देखिए राजसमंद झील, तो ये यहाँ पर हमारा रोंग हो जाएगा क्योंकि जो राजसमंद झील है वो है कांकरोली राजसमंद में। राजसमंद झील के नाम के आधार पर ही राजसमंद जिले का नामकरण हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा राजसमंद में। उसके अलावा देखिए नवलखा झील, तो ये जो नवलखा झील है ये है हमारी बूंदी में, और यहाँ पर दे रखा है बीकानेर, तो यहाँ पर हमारा ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। उसके अलावा देखिए बाल संबंध झील, तो ये हमारी बिल्कुल राइट है यहाँ पर जोधपुर। तो देखिए इसमें दो ऑप्शन है जो कि असंगत है, तो जिनके कारण ये क्वेश्चन भी डिलीट है, आपको बता देता हूं। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर। तो क्वेश्चन नंबर जो 27 है वो देखिए आप, ये हमारा 27। गाय से दूध प्राप्त होता है जो शाकाहारी आहार में खालिस्तान की प्राप्ति का एकमात्र जंतु स्रोत है, यानी कि जो हमें पशुओं से प्राप्त होता है उसमें से कौन सा आइटम है जो कि जंतुओं से ही प्राप्त होता है। तो देखिए विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड यानी कि प्रोटीन। इसके अलावा देखिए दूध के अंतर्गत जो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले जो तत्व हैं उनमें से हमने पहले बात की थी, जल पाया जाता है, वसा पाई जाती है, उसके अलावा खनिज पाए जाते हैं, और खनिज के अलावा प्रोटीन पाई जाती है, और प्रोटीन के अलावा लैक्टोज पाए जाते हैं। ये दूध के अंतर्गत पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनमें सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है और उसके बाद में फैट पाई जाती है। लेकिन फैट यहाँ पर ऑप्शंस में नहीं दे रखा है, और उसके बाद में पाई जाती है दूध के अंतर्गत प्रोटीन। और आपने सुना भी होगा कि दूध, फैट और प्रोटीन इन दोनों का एक अच्छा स्रोत है। तो देखिए यहाँ वसा ऑप्शंस में नहीं है तो प्रोटीन ऑप्शंस में है, तो हमारा जो यहाँ राइट आंसर है वो होगा प्रोटीन। इसके अलावा देखिए लैक्टोज ऑप्शंस में दे नहीं रखा है, और जो खनिज की मात्रा होती है
ये सभी पशुओं के यानी कि किसी भी पशु के दूध में 1% से भी अधिक नहीं होती है, यानी कि किसी पशु के दूध में होती है 0.73, किसी के में 0.63, इतनी इनकी मात्रा होती है। इसके अलावा खनिज लवण को कहीं और से भी प्राप्त किया जा सकता है, गाय के दूध के अलावा, यानी कि गाय के दूध के अलावा अन्य जगहों से इसे अधिक मात्रा में भी प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन प्रोटीन और फैट इन दोनों को अधिक मात्रा में दूध से ही प्राप्त किया जाता है। चलिए इसके बाद में फिर जो हमारा क्वेश्चन है वो है 28, जो कि इसके नीचे ही होगा। 28 क्वेश्चन ये रहा हमारा, देखिए ये है हमारा 28। मवेशियों के ओसारे यानी कि सैड की लंबी धुरी का उन्मीकरण होना चाहिए। तो देखिए इनमें पूछा गया है कि जो गायें होती हैं उनका जो आवास होता है, आवास में जो सैड होती है उसकी लंबी धुरी किस दिशा की तरफ होती है। तो देखिए जब हम पोल्ट्री फार्म बनाते हैं तो उसकी जो दिशा होती है वो होती है पूर्व से पश्चिम, इस तरफ उसकी दिशा रखी जाती है। इधर है हमारा पूर्व और इधर है हमारा पश्चिम। लेकिन जब हम मवेशियों के लिए उनका आवास बनाते हैं तो उसकी जो दिशा रखी जाती है वो दिशा रखी जाती है उत्तर से दक्षिण, यानी कि इस तरफ। और इसमें लंबी दूरी पूछी है तो यानी कि लंबी दूरी होगी ये वाली। तो ये जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, उत्तर से दक्षिण। लेकिन यहाँ पर मवेशियों की जगह यदि कुक्कुट होता तो उनके लिए जो हमारा आंसर होता वो होता पूर्व से पश्चिम। इन दोनों की जो शेड बनाई जाती है वो अलग अलग डायरेक्शन में बनाई जाती है। चलिए इसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन है अगला वो है हमारा क्वेश्चन 32। तो देखिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 पर। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ये 33 है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो लगभग इस तरफ है और ऊपर की तरफ है 32। ये रहा 31 और ये है हमारा 32। तो देखिए ये रहा। तो देखिए इनमें भी मिलान करना है, ये क्वेश्चन है हमारा। इनमें एक तरफ तो राजस्थान के मंदिर दे रखे हैं और दूसरी तरफ वो किस राजवंश के द्वारा बनवाए गए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है। तो देखिए जो अचलगढ़ है यानी कि जो अचलेश्वर महादेव मंदिर है वो किस राजवंश के द्वारा बनवाया गया, तो ये बनवाया गया था हमारा परमार राजवंश के द्वारा। उसके बाद में इसका जो पुनर्निर्माण करवाया गया वो करवाया गया था महाराणा कुंभा के द्वारा, ये आपको याद रखना है। और इसकी जो नींव रखी गई थी यानी कि सबसे पहले जो निर्माण करवाया था वो परमार शासकों ने करवाया था। उसके बाद में दिलवाड़ा के जैन मंदिर, इनका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था ऑप्शन 4 यानी कि चालुक्य राजवंश ने। एकलिंग जी का ये किया था मेवाड़ के शासकों ने, यानी कि जो मेवाड़ के संस्थापक हैं बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया था। और ऑप्शन डी है महावीर जैन मंदिर ओशिया, इनका निर्माण वत्सराज के समय हुआ है और वो शासक थे गुर्जर प्रतिहार राजवंश के। तो ये ऑप्शंस को देखिए हम यहाँ पर मिलान करते हैं। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड, यानी कि यहाँ पर हमारा सीधा सीधा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि है हमारा क्वेश्चन 33। तो चलिए देखते हैं स्लाइड को नीचे करके। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 33। तो चलिए देखते हैं, इसमें भी हमें मिलान करना है। एक तरफ तो बांध दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनकी नदी कि वो किस नदी के ऊपर बने हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बिशलपुर बांध, तो बिशलपुर बांध है वो है टोंक जिले में और वो है हमारा बनास नदी पर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा थर्ड। उसके बाद में देखिए अड़वाड़ बांध यानी कि अरवार बांध, ये है हमारा खारी नदी पर, तो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ से मिलान। उसके बाद में जवाहर सागर बांध, ये कोटा में चंबल पर, तो ये हो जाएगा फर्स्ट से। और इसके बाद मेजा बांध जो कि कोठारी नदी पर है भीलवाड़ा जिले में, तो ये इस प्रकार मिलान हो गया। अब इनके मिलान को देखते हुए हम इनका आंसर देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा ए का थर्ड और बी का फोर्थ। तो ये है देखिए ए का थर्ड और बी का फोर्थ, ऑप्शन ए और बी इन दोनों में। उसके अलावा देखिए ऑप्शन डी है उसका है सेकंड, तो यानी कि यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये हो जाएगा डायरेक्ट सीधा सीधा इसका आंसर। तो चलिए उसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट जो हमारे काम का है वो है 34। देखिए ये रहा, चारे की लागत दुग्ध उत्पादन लागत के कितने प्रतिशत पड़ती है। ऑप्शंस देखिए 40 से 50, 60 से 70, 75 से 85,
90 से 95। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 60 से 70% होती है चारे की लागत, दुग्ध उत्पादन लागत के। उसके बाद में चलिए जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 35। तो क्वेश्चन हमारा 35 ये साइड में ही रहा। राजस्थान में, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूं 35, राजस्थान में किस स्थान पर अनार का उत्कृष्टता केंद्र यानी कि जो एक्सीलेंस सेंटर है अनार का वो कहाँ पे स्थित है? सिरोही में, चूरू में, ढिंडोल बस्सी में, टोंक में। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ढिंडोल बस्सी जयपुर में अनार का उत्कृष्टता केंद्र है। इसके अलावा हम और भी एक्सीलेंस सेंटर की बात करेंगे। तो देखिए जो टोंक के अंतर्गत है वो है हमारा अमरूद का उत्कृष्टता केंद्र। इसके अलावा देखिए खजूर का हो जाएगा जैसलमेर, और इसी के अलावा खजूर के अलावा हो जाएगा हमारा संतरा का, तो संतरा का हो जाएगा हमारा झालावाड़ में। तो ये कुछ एक्सीलेंस सेंटर हैं फलों के, खजूर, संतरा, अनार और अमरूद इनके। तो ये राजस्थान में कहाँ है ये आप इनको याद कर लेना। चलिए उसके बाद में फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। तो देखिए पिस्सों के द्वारा कौन से रोग का संचरण होता है? पिस्सों के द्वारा, देखिए जिसको इंग्लिश में कहा जाता है टिक, यानी कि पिस्सों का हो गया टिक्स। अब देखिए इनसे कौन सा रोग होता है? रानीखेत रोग, एंथ्रेक्स रोग, मास्टिटिस रोग या ऑप्शन डी बेबेसियोसिस। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी बेबेसियोसिस रोग। तो देखिए रानीखेत रोग एक वायरस से होता है यानी कि पिस्सू जिसे टिक्स कहा जाता है, इसे दूसरे शब्दों में किलनी भी कहते हैं हम। तो किलनी के द्वारा रानीखेत है वो नहीं होता है। एंथ्रेक्स जो कि भेड़ में होता है वो भी यहाँ पर किलनी के द्वारा नहीं होता है। मास्टिटिस जिसकी हमने पहले बात की थी जो कि थैनेला रोग होता है, पशुओं के थनों में होता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शंस को काटने के बाद जो बचा हुआ ऑप्शन है वो होगा हमारा ऑप्शन डी, और यही हमारा राइट आंसर है बेबेसियोसिस। इसके अलावा देखिए इसी किलनी से जो और भी रोग हैं उनके जो नाम है वो है एनाप्लाज्मोसियम, और इसी के अलावा एक रोग और है उसका नाम है फिलेरेसियोसिस। मैं यहाँ पर लिख देता हूं फिलेरेसियोसिस, और इसके अलावा बेबेसियोसिस हो गया, थिलेरेसियोसिस हो गया, और हो गया हमारा एनाप्लाज्मोसिस। एनाप्लाज्मोसिस ये 3 रोग होते हैं इन किलनी के प्रभाव से। इसके अलावा देखिए ये जो किलनी होती है ये एक बाह्य परजीवी होती है जो कि पशुओं के शरीर के ऊपर निर्भर रहकर अपना जीवन निर्वाह करती है। इसी कारण इसे परजीवी कहा है, क्योंकि जो दूसरों के जीवन के ऊपर निर्भर रहकर अपना जीवन बिताते उन्हें ही परजीवी कहते हैं, यानी कि जो दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं। ये पशुओं के शरीर पर बैठने के बाद उनको लगातार उनके शरीर से रक्त चूसती रहती है, जिसके कारण पशुओं में जो रक्त है उसकी कमी हो जाती है, और ये लगातार उन्हें काटती है, तो जिसके कारण पशु है वो उत्तेजित अवस्था में भी रहते हैं, यानी कि वो ठीक तरह से आराम भी नहीं कर पाते हैं इन किलनी के प्रकोप से। और इनसे जो रोग होते हैं उनके मैंने नाम यहाँ पर तीनों नाम लिख दिए हैं। इसके अलावा किलनी के अलावा जुए हो गई, मक्खी हो गई, ये सभी के सभी बाह्य परजीवी हैं। चलिए इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन 37। तो 37 जो हमारा क्वेश्चन है वो होगा हमारा जस्ट साइड में, तो देखते हैं हम 37। ये रहा हमारा ये क्वेश्चन नंबर 37। केसरी सिंह बारठ का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो देखिए केसरी सिंह बारठ का जन्म उदयपुर, जोधपुर, शाहपुरा, भीलवाड़ा। तो देखिए उनका जो जन्म हुआ था वो होता शाहपुरा के देवखेड़ा में। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शाहपुरा के देवखेड़ा में, और पहले शाहपुरा भीलवाड़ा जिले में था, लेकिन अब ये एक खुद सेल्फ एक जिला है शाहपुरा। तो शाहपुरा के देवखेड़ा में केसरी सिंह बारठ का जन्म हुआ था। देखिए जो केसरी सिंह बारठ हैं ये एक क्रांतिवीर थे, जिनके कारण इनको राजस्थान केसरी के भी नाम से जाना जाता है, केसरी के नाम से भी जाना जाता है। इसी के अलावा इनका जो पूरा परिवार है वो क्रांतिवीर है, यानी कि उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए पूरे जीवन भर काम किया। जैसे कि मैं बात करूं, इनका भाई है जोरावर सिंह बारठ, और उसके अलावा जो इनका बेटा है, पुत्र है प्रताप सिंह बारठ, वो सभी के सभी क्रांतिवीर हैं। इसी के अलावा इनकी एक घटना बहुत ही फेमस है कि चेतावनी राज चुंगटिया किसके द्वारा लिखा गया? तो इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। और वो क्यों लिखा गया था
कि जो उस समय इनके राणा थे फतेह सिंह, उनको दिल्ली दरबार जो कि 1903 में लगा था वहां पर जाने से रोकने के लिए इन्होंने चेतावनीरा चुंगटिया लिखा, फतेह सिंह राणा को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए, जो कि डिंगल भाषा में लिखा और जिसमें 13 सोरठे हैं। ये भी आपको याद रखना है, इनकी एक ये क्वेश्चन बहुत बार आता है चेतावनीरा चुंगटिया का। चलिए इसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा 38 नंबर का। तो देखिए 38 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, दुग्ध दोहना यानी कि पशुओं से जो दूध निकालना है वो कितने मिनट में समाप्त हो जाना चाहिए। ऑप्शंस देखिए 6 से 7, 9 से 10, 12 से 14 और 15 से 16 मिनट। तो देखिए जो NCERT की बुक में लिखा हुआ ऑप्शन है वो है 5 से 7 मिनट, लेकिन यहाँ पर इससे जो मिलता जुलता जो ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन ए 6 से 7 मिनट। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद में चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 इसके जस्ट साइड में ही है। देखिए निम्नलिखित में से क्या अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखित नहीं है। ये 40 नंबर क्वेश्चन है, अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखित नहीं है। तो क्या लिखित नहीं है अंबिका दत्त व्यास द्वारा, बिहारी बिहार ये भी है लिखा हुआ, पवन पचासा ये भी है लिखा हुआ, ललिता ये भी है, विजयपाल रासो ये नहीं लिखा हुआ। ये जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है नल सिंह भट्ट या फिर नल सिंह भाट के द्वारा, जो कि विजयपाल है ये एक करौली के यादव राजा थे विजयपाल, और इनके कवि थे नल्ले भाट सिंह, इनके द्वारा विजयपाल रासो लिखा गया है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी विजयपाल रासो। चलिए उसके बाद में फिर हमारा क्वेश्चन है 42। तो 42 क्वेश्चन है वो हमारा इस तरफ है, देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 42। तो देखिए ये एक स्टेटमेंट है, मैं यहां पर लिख देता हूं 42। ऊंट प्रबंधन से संबंधित दिए गए कथनों को पढ़िए। देखिए ऊंट के बारे में स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, ऊंट के दूध में उच्च मात्रा में विटामिन सी होता है और तुलनात्मक रूप से इसकी निदानी आयु अधिक होती है। तो ये हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो ऊंट होता है इसके अलावा एक दूसरा पशु है बकरी, इन दोनों के दूध में विटामिन सी है वो अधिक मात्रा में होता है और इनकी निदानी आयु भी अधिक होती है। इसके अलावा देखिए ऊंट के दूध से दही बनाना कठिन है। तो ये बिल्कुल इनके दूध से दही बनाना कठिन होता है। और वो क्यों होता है, क्योंकि इनके दूध में सर्वाधिक पानी की मात्रा होती है, जिसके कारण जो दही बनता है वो अधिक पतला बनता है, जो दही लगता ही नहीं है, यानी कि दही बनता ही नहीं है। तो ये भी कारण है। इसके अलावा इनके जो दूध से दही नहीं बनता है उसका जो दूसरा कारण है वो है हमारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, क्योंकि जो दूध से दही बनने के लिए जो जीवाणु है लैक्टोबैसिलस वो इनके दूध में अनुपस्थित होता है, तो जिसके कारण भी नहीं बनता है। लेकिन जो हमने एक पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था जिसका नाम है रेनेट, एक पदार्थ का, कि रेनेट के द्वारा दूध से दही बनाया जाता है, पनीर चीज बनाई जाती है। तो इस रेनेट का उपयोग करके ऊंट के दूध से दही बनाया जा सकता है, लेकिन बनाना कठिन है। तो ये हमारे दोनों ही स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे, क्योंकि जो रेनेट है वो इस दूध को गाढ़ा कर देता है, क्योंकि इसमें जो जल की मात्रा होती है जिसके कारण ये पतला होता है, तो रेनेट इसे गाढ़ा कर देता है और फिर इससे दही बनाया जा सकता है आसानी से। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है, दही बनाना भी कठिन है और विटामिन सी भी अधिक होता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं। चलिए इसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन है अगला काम का पशु परिचर भर्ती के लिए, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। तो चलिए 58 क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ पर तो अभी 50 ही है और अब देखते हैं कौन सा, ये रहा 58। तो देखिए यहाँ पर भी सूची मिलान करनी है। क्वेश्चन है ये हमारा 58, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सूची मिलान करनी है जिनमें एक तरफ तो रोग दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके लक्षण दे रखे हैं। तो देखिए पहला रोग पदाशय रोग। इस पदाशय रोग का जो दूसरा नाम है वो है खुरपका मुंहपका रोग, यानी कि फुट माउथ डिजीज, एफएमडी रोग। तो देखिए ये जो एफएमडी रोग होता है इसके अंतर्गत जो पशु में जो लक्षण आते हैं वो आते हैं कि उनके मुंह में छाले हो जाते हैं, यानी कि ये डायरेक्ट मिलेगा इस 3rd नंबर से, मुंह में छाले होते हैं और ये सर्वाधिक सूअरों में होता है।
इसके अलावा मास्टिटिस रोग मैंने बताया था, थैनेला रोग, थैनेला रोग जो पशुओं के जो थन होते हैं उनमें सूजन हो जाती है, ये मैंने बार बार आपको 2 बार बता दिया। तो इसका डायरेक्ट होगा 4 से। गर्म हो जाते हैं थन, सूज जाते हैं और दर्द करते हैं, ये मैंने बता दिया। फिर उसके बाद में आती है मैरेक का रोग। तो मैरेक का रोग होता है, ये होता है मुर्गियों में होता है, और मुर्गियों में होता है तो जिससे क्या होते हैं, उनका एक टांग का आगे की ओर विस्तार और दूसरी का पीछे की ओर विस्तार, यानी कि इससे मुर्गियों में लंगड़ापन आ जाता है। लंगड़ापन रोग कहते हैं इसे, मैरेक रोग को। तो ये मिलेगा डायरेक्ट ए से। इसके अलावा देखिए कीटोसिस, और ये कीटोसिस फिर हमारा जो बचा हुआ ऑप्शन है मतलब सेकंड नंबर का, उससे मिलेगा। जानवर गोला बनाते हुए चलता है। कीटोसिस रोग होता है, ये पशुओं में होता है। इसमें जो पशुओं के शरीर होता है उसमें ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। और ये कीटोसिस रोग कब होता है, जब पशु ब्याने के बाद में होता है, यानी कि अधिक दूध देने वाले पशुओं में होता है, जिससे उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता भी घट जाती है। शरीर में ग्लूकोज की मात्रा, ग्लूकोज बोले तो एक ताकत का जो कार्य करती है, ऊर्जा का, उसकी कमी हो जाती है, जिसके कारण वो गोला बनाते हुए चलते हैं। तो देखिए इनके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए का थर्ड और बी का फोर्थ। ए का थर्ड और बी का फोर्थ जो हमारा ए की क्वेश्चन है, और वो है हमारा ऑप्शन बी, ए का थर्ड और बी का फोर्थ। तो देखिए यहां पर ये हमारा राइट आंसर हो गया। अब देखिए एक काम की बात, जो ये मैरेक रोग है, तो देखिए आपको याद रखना है कि जो मुर्गियों में लगने वाले टीके हैं उनमें से 3 टीके सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला रानीखेत रोग का, दूसरा एक रोग है गैम्बेर रोग का, और तीसरा इस मैरेक या फिर मैरेक्स रोग का टीका लगता है पशुओं में नहीं, मुर्गियों में। चलिए इसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 62। तो चलिए 62 क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा 64 है, तो 62 होगा लगभग। इस तरफ देखते हैं तो नहीं है, तो ये हमारा ऊपर की ओर ही है। चलते हैं ऊपर की ओर, साइड में चलते हैं तो हमें मिलेगा, ये रहा हमारा क्वेश्चन 62। तो देखिए इनमें भी मिलान करना है। देखिए मिलान करने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, इनकी एक ही निंजा टेक्निक है, जो सबसे पहले आए आपको उसको आपको मिला देना है, और उसके बाद में उस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको बचे हुए भी ऑटोमेटिक मिल जाते हैं, यानी कि हमारा जो आंसर है वो हमें मिल जाता है। तो देखिए सबसे पहले दूध को ठंडा करना, तो दूध को ठंडा करने के लिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड का जो भी ऑप्शन है वो देखिए हमारा, वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, 4 से 5 डिग्री सेल्सियस पर दूध को ठंडा किया जाता है। इसके बाद में है LTHT पाश्चुरीकरण। LT का मतलब क्या होता है, लो टेम्परेचर और लॉन्ग टाइम। तो लो टेम्परेचर का मतलब होता है कि जब वहां पर 63 डिग्री या फिर हम कहें 62 डिग्री सेंटीग्रेड हो, ये कम तापमान है और समय अधिक है, तो ये इससे मिलेगा। सेकंड का हमारा हो जाएगा डायरेक्ट 4th नंबर से। उसके बाद में HT हाई टेम्परेचर और शॉर्ट टाइम। तो देखिए उच्च तापमान, फिर हम तापमान बढ़ा देंगे तो तापमान बढ़ाने के बाद हो जाएगा 72 या फिर 72 डिग्री, और इसके लिए जो टाइम है वो है शॉर्ट टाइम, यानी कि 15 सेकंड। और उसके बाद में है हमारा अल्ट्रा हाई टेम्परेचर BHT। इसके लिए दूध को गर्म किया जाता है 145 डिग्री, यानी कि इसमें जो ऑप्शन है वो उसके अकॉर्डिंग 135 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 से 4 सेकंड के लिए। तो इससे आप जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप आंसर बता सकते हैं, यानी कि ए का हो गया 3rd और बी का हो गया 4th। ए का 3rd और बी का 4th ये हमारे फर्स्ट ही ऑप्शंस में है। तो चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन 64। तो जो 64 क्वेश्चन है वो है हमारा इस तरफ लिए चलते हैं, इस तरफ ये रहा हमारा क्वेश्चन 64। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान में पशुपालन का सबसे प्राचीन प्रमाण प्रस्तुत करता है। पशुपालन का देखिए नीचे आपको सभ्यताएं दे रखी हैं, इन सभ्यताओं में एक जगह साक्ष्य मिले हैं, वो मिले हैं कृषि के यानी कि पशुपालन के। तो किस में मिले हैं ऑप्शंस देखिए, बागोर, कालीबंगा, जयपुर, अलवर। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बागोर सभ्यता, जो कि पशुपालन से संबंधित थी, यानी कि वहीं पर कृषि के साक्ष्य मिले हैं। देखिए ये जो बागोर सभ्यता है ये है भीलवाड़ा में, और इसका जो संबंध है वो है हमारा कोठारी नदी से। ये दोनों ही लिख देता हूं मैं। तो चलिए ये हो गई हमारी बागोर सभ्यता।
इसके बाद में देखिए एक बागोर दूसरा स्थान भी है, ये है हमारी बागोर सभ्यता जो कि भीलवाड़ा में है। इसके अलावा एक बागोर नाम से दूसरा स्थान भी है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, और वो है बागोर की हवेली। और ये बागोर की जो हवेली है ये है कहाँ पे, तो बागोर की हवेली है वो है हमारी पिछोला झील के किनारे, ये लिख देता हूं मैं, पिछोला झील के किनारे। और पिछोला झील कहाँ है, तो ये है हमारी उदयपुर में। अब देखिए यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, जो बागोर की हवेली है इसमें विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है, सबसे बड़ी पगड़ी, तो इसका संबंध भी उदयपुर जिले से है, पिछोला झील के किनारे। और ये जो विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है ये बागोर की हवेली में ही है। इसके अलावा इस बागोर की हवेली में एक संस्थान का मुख्यालय भी है और उसका नाम है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का जो मुख्यालय है वो है बागोर की हवेली में। कई बार क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उदयपुर, क्योंकि बागोर की हवेली वो उदयपुर में ही है। तो आपको इन नाम से कंफ्यूज नहीं होना कि बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में है और बागोर की हवेली वो उदयपुर में है। चलिए उसके बाद चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 65। तो 65 है हमारा जस्ट नीचे। तो देखिए एक तरफ इसमें जो नस्ल है उनके नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ वो किन पशु वंश से संबंधित हैं। तो देखिए बीटल जो कि जमुनापुरी नस्ल से मिलती है, और बीटल और जमुनापुरी ये दोनों की दोनों ही बकरी की नस्ल है, तो यहाँ पर हमारा मिलान होगा 4th नंबर से। इसके अलावा जो नागौरी, तो नागौरी नस्ल की जो गाय होती है जो कि भारवाही नस्ल के रूप में जानी जाती है कृषि कार्य के लिए। इसके अलावा नीली रावी, ये है एक भैंस की नस्ल नीली रावी, जबकि लाल सिंधी गाय की है। और जो मेरिनो है जिससे सर्वश्रेष्ठ यानी कि महीन ऊन प्राप्त होती है, और ऊन प्राप्त होती है भेड़ से, तो ये यहाँ पर हमारा मिलान हो गया। ए से हो गया 4 और बी से हो गया 3rd, ए से 4 और बी से 3rd, ये ऑप्शन होगा हमारा सी आंसर, हमारा राइट आंसर। उसके बाद चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जो इधर साइड में करते हैं और देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा ये रहा क्वेश्चन नंबर 68 और देखते हैं निम्नलिखित में से किसने राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 प्राप्त किया है। तो किसने किया है राजस्थानी भाषा में, किरण गौरव, निरंजन हंसदा, चंद्रभान ख्याल, देवीलाल माहिया। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, देवीलाल माहिया। इनको राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 दिया गया है। चलिए उसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट वो है हमारा 71। तो 71 हमें इस तरफ मिलेगा और ये रहा हमारा साइड में। देखिए इसमें भी सूची मिलान है कि किसके लिए क्या किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले डिपिंग, तो डिपिंग देख लिए किसको किया जाता है, तो हमें शब्द मालूम है डिपिंग, जो भेड़ों को बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए उसे एक रोगाणुनाशक घोल में डिप किया जाता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा बाह्य परजीवियों से मुक्त रखने के लिए, यानी कि उनसे बचाने के लिए। और ये भेड़ को बचाते हैं बाह्य परजीवियों से। जैसे भेड़ की ऊन कतरने के बाद उसे भेड़ को ठंडे स्थान पर भेजा जाता है, उसके 21 दिन बाद बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए उसे रोगाणुनाशक घोल में डिप किया जाता है। तो डिपिंग का संबंध हो जाएगा बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए। इसके बाद में देखिए जो हमारा इजी है वो है इंजेक्शन। देखिए इंजेक्शन से टीके दिए जाते हैं, यानी कि इनका मिलान हो जाएगा 2nd नंबर, क्योंकि जो टीके दिए जाते हैं या तो वो आंख और मुंह से दिए जाते हैं। इसके अलावा जो सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका है वो है इंजेक्शन। तो इंजेक्शन का संबंध हो जाएगा टीकों से। उसके अलावा स्प्रे यानी कि छिड़काव, जैसे आपने देखा होगा खेतों में भी जो फसलें होती हैं वहां पर कोई रोग लग जाता है तो उनको मारने के लिए स्प्रे किया जाता है, यानी कि रोगाणुनाशक के लिए। तो हमारा सी हो जाएगा ऑप्शन ए, रोगाणुनाशक में। तो बचा हुआ जो ड्रेंचिंग है भीगना वो हो जाएगा आंतरिक परजीवियों के लिए। इस प्रकार देख लिए हमने जो निंजा टेक्निक लगाई और उससे हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए इनको मिलान करने के बाद हो जाएगा हमारा ए का हो जाएगा 4 और बी का हो जाएगा हमारा 3rd, ए का 4 और बी का 3rd। तो ये हमारा है ऑप्शन डी में, A4 और बी 3rd। चलिए फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72। तो 72 क्वेश्चन देखते हैं हमारा, तो वो हमें मिलेगा जस्ट साइड में
तो चलिए थोड़ा हम ऊपर चलते हैं। 72 ये रहा हमारा। राजस्थान का कौन सा शहर मेहंदी नगरी कहलाता है? मेहंदी नगरी। ऑप्शंस देखिए, जैसलमेर, जयपुर, सोजत, आमेर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सोजत। जो सोजत की मेहंदी है वो सबसे फेमस है और इसे जीआई टैग यानी कि जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, भौगोलिक सांकेतिक, वो भी इसे मिला हुआ है सोजत की मेहंदी को। तो ये मेहंदी के लिए फेमस है, सोजत शहर है जो कि पाली जिले में है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर और वो क्वेश्चन है हमारा 77। तो देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन 77। इसे भारत के टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है? गोकुल भाई भट्ट, किशन लाल सैनी, कैलाश सांखला, जानकी लाल भांड। तो देखिए इनमें से जो टाइगर मैन के नाम से जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं कैलाश सांखला। इनका संबंध है बाघों से। तो देखिए, और वैसे इनका जो जिला है यानी कि जहां से संबंध रखते हैं जिस जिले से, उस जिले का नाम है जोधपुर। जोधपुर के हैं कैलाश सांखला, ये टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके अलावा देखिए गोकुल भाई भट्ट, इन्हें राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है और इनका जो संबंध है वो है सिरोही जिले से। इसके अलावा देखिए जो किशन लाल सोनी है, ये यहाँ पर सैनी है लेकिन जो सोनी है उनका जो संबंध है वो है हमारे बूंदी जिले से और उन्हें कहा जाता है रेल वाले बाबा, रेल वाले बाबा। और इनका जो संबंध है वो है बूंदी जिले से। कैलाश सांखला जोधपुर हो ही गया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। इसी के अलावा जानकी लाल भांड, इनका संबंध है भीलवाड़ा से और इनको बहरूपिया के नाम से भी जाना जाता है। बहरूपिया यानी कि मंकी मैन के नाम से भी जाना जाता है। दोनों ही इनके नाम है, बहरूपिया और मंकी मैन। जानकी लाल भांड जो कि भीलवाड़ा से संबंध रखते हैं। फिर चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद देखते हैं कौन सा है। तो 78 क्वेश्चन कैसा है? तो देखिए कैक्टस नागफनी। देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन है हमारा एग्रोनॉमी का, कृषि से संबंधित, लेकिन ये राजस्थान जीके में भी क्वेश्चन आता है। कैक्टस नागफनी पौधे को इसमें वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि जो कृषि टॉपिक है, कृषि और वनस्पति, उसमें भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो जो नागफनी का पौधा होता है कैक्टस, वो जो हमारा रेगिस्तान है वहां पर होता है, इसमें कांटे ही कांटे होते हैं। तो इसको किसमें वर्गीकृत किया गया है? तो जलोदभिद, मरुदभिद, मरुदभिद, ऑप्शन डी लवण मृदो भूमि। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मरुदभिद यानी कि ऑप्शन सी, क्योंकि ये डेजर्ट में उगता है, रेगिस्तान में, यानी कि मरुदभिद है ये। चलिए फिर इसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा ये रहा साइड में ही, जो कि क्वेश्चन नंबर है 79। तो देखिए इनमें भी नदी का नाम है और दूसरी तरफ नदियों के दूसरे नाम, और इनका मिलान करना है। तो देखिए घग्गर नदी जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर इन दो जिलों से पहले बहती थी और जो कि अब जिसे मृत नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में देखिए जो कि आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा देखिए चंबल नदी, तो चंबल नदी जो राजस्थान की कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध है और ये राजस्थान की एक नित्य वाहिनी नदी है। इसके अलावा ऑप्शन सी माही नदी। तो माही नदी देखिए डूंगरपुर बांसवाड़ा में बहती है, उल्टे यू आकार की आकृति बनाती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है और वांगड़ की गंगा कहते हैं इसे। और ऑप्शन डी लूणी नदी, ये हो जाएगा हमारा लवण जल नदी, क्योंकि जो लूणी नदी है ये अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकल करके ये बालोतरा तक तो मीठी है और उसके बाद में इसका पानी खारा हो जाता है। और क्यों होता है? क्योंकि उसके बाद में जो आगे मिट्टी आती है वो लवणीय है और उस मिट्टी में जब ये पानी घुलता है इस नदी का तो ये पानी भी लवण होता है, तो जिसके कारण इसे कहा जाता है लवण जल नदी। तो देखिए इनकी अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए का 4, बी का 3rd, ए 4 और बी 3rd, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। इसके बाद चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन था हमारा 79, तो अब हमारा होगा 80 नंबर का क्वेश्चन। तो 80 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं किस तरफ है। ये रहा हमारा 80 नंबर का क्वेश्चन। देखिए मवेशियों में किसी जानवर के कुल शुष्क भोजन में खालिस्तान की पूर्ति मोटे चारे और बाकी बचे हुए की पूर्ति संकेंद्रित चारे से होती है। देखिए पशुओं को जो शुष्क चारा दिया जाता है
उस शुष्क चारे में एक तो मोटा अनाज दिया जाता है और मोटे अनाज के साथ साथ ही उसे एक, जैसे हम कहें कि संकेंद्रित चारा जिसे कहते हैं कि भूसी, चुन्नी या फिर चोकर कहते हैं, वो दिया जाता है। तो जो मोटा अनाज दिया जाता है वो लगभग दिया जाता है तीसरे हिस्से का, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 68%, और लगभग जो पहले हिस्से का है बचा हुआ, यानी कि लगभग 33 से 34% वो दिया जाता है उन्हें भूसा, भूसी, चोकर या फिर चुन्नी कहते हैं जिसे। तो इनके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, 2/3 भाग तो दिया जाता है मोटा अनाज, जबकि जो संकेंद्रित चारा दिया जाता है वो दिया जाता है 1/3 भाग। यदि हम इनको परसेंटेज में इनकी वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग इतना ही आएगी, यानी कि जो 66% तो पूर्ति है वो मोटे चारे के द्वारा की जाती है और जो 34% या 33 से 34% संकेंद्रित चारे के द्वारा की जाती है। और ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 81। तो देखिए, राजस्थान सरकार ने किस देश के साथ पर्यटन की प्रोन्नति के लिए अनुबंध किया है? तो देखिए ये करंट का क्वेश्चन है। तो किस देश के साथ इन्होंने अनुबंध किया है? तो देखिए सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, जापान, यूएई। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सिंगापुर के साथ इन्होंने एमओयू किया है अपना। उसके बाद चलिए फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 82। तो देखिए 82 ये रहा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धनिये का व्यापार स्तर पर उत्पादन करता है? धनिये का, देखिए कोटा, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर। तो देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो इनमें सबसे अधिक धनिये का व्यापार होता है वो होता है रामगंज, मंडी, कोटा से। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कोटा। चलिए इसके बाद में फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 83, इसके नीचे ही है, भारत में 2020-21 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता मिली थी। देखिए वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, यानी कि मिस प्रिंट कह सकता हूं मैं इसे, गलत नहीं कह सकता, क्योंकि जो 2020 और 21 में जो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता है उसकी जो मात्रा है वो है 427 ग्राम। इसके अलावा 2021 और 22 में जो दूध की उपलब्ध मात्रा है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन वो है हमारी 444। और अब जो लेटेस्ट डाटा है हमारे पास 2022 और 23 के, उनके अकॉर्डिंग जो दूध की उपलब्ध मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हो गई है 459। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो ये सन है इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पर ये 21 और यहाँ पर ये 22 होना चाहिए था, और इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, 444 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। ये तीनों ही डाटा आपको याद रखने हैं। ये रिपोर्ट है एक BAHS, उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये डाटा है, जो कि बेसिक एनिमल हस्बेंड्री एंड स्टेटिक्स जो रिपोर्ट है, आधारभूत सांख्यिकी पशुपालन रिपोर्ट, उसके अनुसार ये डाटा है। और इनके अलावा यदि बात की जाए कि राजस्थान में जो सबसे अधिक दुग्ध उपलब्धता वाला जिला है वो है हमारा जैसलमेर, क्योंकि जैसलमेर में पशुधन तो अधिक है लेकिन उसके उपभोक्ता कम है, तो दुग्ध उपलब्धता जैसलमेर की सर्वाधिक है। जबकि जो दुग्ध उत्पादन सर्वाधिक होता है जिस जिले में वो जिला है जयपुर, यहाँ पर दुग्ध उत्पादन पहले नंबर पर होता है राजस्थान में। चलिए फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन 89 नंबर का। 89 हम देखते हैं, ये रहा हमारा 89। निम्नलिखित में से, मैं लिख देता हूं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है? तो देखिए महाराणा कुंभा के द्वारा रची हुई रचनाएं देखिए, सूड प्रबंध ये भी इनके द्वारा है, संगीत रत्नाकर ये बिल्कुल है इनके द्वारा रचित, संगीत राज ये भी बिल्कुल इनके द्वारा रचित है, संगीत सार ये यहाँ पर रचना इनकी नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, संगीत सार। अब देखिए महाराणा कुंभा के द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं वो देखिए, सूड प्रबंध, संगीत रत्नाकर, संगीत राज ये तो हो गई। इसके अलावा देखिए संगीत मीमांसा ये भी एक इनका ग्रंथ है, संगीत मीमांसा। इसके अलावा देखिए गीत गोविंद ये भी इनका है एक, और गीत गोविंद के अलावा इनका हो जाएगा एक। इसके अलावा देखिए कामराज रतिराज, तो वो हो जाएगा हमारा कामराज
रतिराज, और इसके अलावा हो जाएगा रसिक प्रिया। रसिक प्रिया ये इनके द्वारा रचित ग्रंथ है, लेकिन संगीत सार नहीं है। ये इस राज से मिलता जुलता हुआ है, तो ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आता है। तो चलिए फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 92। तो देखिए 92 क्वेश्चन पर हम पहुंचते हैं। तो इधर आने के बाद क्वेश्चन 91 और 92 ये रहा हमारा। उदयपुर की लड़ाई यानी कि युद्ध कब हुआ था? तो देखिए ये उदयपुर जिला तो अब वर्तमान में है, लेकिन पहले ये जाना जाता था वैसे मेवाड़ की राजधानी के रूप में। तो यहाँ पर जो लड़ाई और युद्ध कब हुआ था, तो देखिए वैसे तो मेवाड़ में, उदयपुर में बहुत सारे युद्ध हुए हैं, लेकिन हमें इसका जो आंसर देना है वो इनकी ईयर के अकॉर्डिंग देना है, यानी कि सन के अकॉर्डिंग देना है। तो इनमें एक ही सन ऐसी है जिस सन में युद्ध हुआ है वहां पर, तो वो है हमारा ऑप्शन सी 1680 में। और वो युद्ध हुआ है हमारा औरंगजेब, और औरंगजेब के अलावा जो मेवाड़ के शासक थे उस समय राजधानी थी उदयपुर, और उसके शासक का नाम है राज सिंह। इनके बीच में ये युद्ध हुआ था 1680 में। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 93। तो देखिए जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक का लेखक कौन है? तो देखिए जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक का लेखक सूरजमल मिश्र, विजयदान देथा, गजानन वर्मा, सागरमल गोपा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सागरमल गोपा। इन्होंने जैसलमेर के ऊपर जैसलमेर का गुंडाराज एक पुस्तक लिखी, और इस पुस्तक लिखने के बाद इनको जेल के अंतर्गत जिंदा ही जला दिया गया, सागरमल गोपा को। चलिए फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 95। तो 95 देखते हैं हम। 94 इधर है हमारा, तो 95 हमारा इधर होगा। देखिए ये रहा हमारा 96, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 95। निम्नलिखित में से कौन संगीत के जयपुर घराने से संबंधित है? ऑप्शंस देखिए भीमसेन जोशी, जसराज, गिरजा देवी, मल्लिकार्जुन मंसूर। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो मल्लिकार्जुन मंसूर हैं वो जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार हैं। चलिए फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 98 नंबर का। तो 98 जो क्वेश्चन है हमारा वो देखते हैं हम किस तरफ है। तो इसे इस तरफ वापिस करते हैं और स्लाइड को नीचे करते हैं। फिर ये हमारा आ गया 98। अब देखिए इसमें भी सूची मिलान है। ये हमारा 98 है। एक तरफ तो किला है और दूसरी तरफ उनको किसने बनवाया? तो देखिए जालोर का किला। तो देखिए जो जालोर का किला है ये नागभट्ट प्रथम ने बनवाया था, यानी कि इसका जो मिलान होगा वो होगा ऑप्शन 4 से, नागाभट्ट, या जिसे कहते हैं नागभट्ट प्रथम। इसके बाद में सोजत का किला। तो सोजत का किला का जो निर्माण किया गया है वो किया गया है निम्बा द्वारा। उसके बाद में फिर शिवाणा दुर्ग का जो निर्माण किया गया है वो किया गया है वीर नारायण द्वारा। और ऑप्शन डी सोनार का किला। तो सोनार का किला जैसलमेर में जैसल सिंह भाटी द्वारा निर्मित है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ऑप्शंस होगा वो होगा ए का 4, बी का सेकंड, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद में हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ, 99 की तरफ। तो 99 जो हमारा क्वेश्चन है वो ये देखिए ये रहा। राजस्थान में प्रथम वन नीति की घोषणा कब हुई? राजस्थान में प्रथम वन नीति की। तो देखिए सबसे पहले इसकी हिस्ट्री को समझते हैं। देखिए सबसे पहले जो वन संरक्षण कानून बनाया गया था स्वतंत्रता से पहले, वो बनाया गया था 1910 में, और वो रियासत थी जोधपुर। इसके बाद में 1935 में उसके बाद में फिर बनाया गया अलवर रियासत के द्वारा वन संरक्षण कानून। उसके बाद में स्वतंत्रता के बाद में जो राजस्थान में प्रथम वन नीति की घोषणा हुई वो हुई हमारी फरवरी 2010 में। और उसके बाद में हमारा जो वन संशोधन अधिनियम लागू हुआ वो लागू हुआ हमारा मार्च 2014 में। तो ये आपको सभी की सभी याद रखने हैं। लेकिन इसमें पूछा गया है कि वन नीति की घोषणा कब हुई, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 2010 में। यदि पूछता वन संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया तो किया गया मार्च 2014 में। इसके अलावा देखिए हमारा इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है और वो है हमारा
हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर के किस बाग में स्थित है? रामनिवास बाग, मंडोर बाग, विद्याधर बाग, निवास बाग। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंडोर बाग। देखिए मंडोर बाग में एक म्यूजियम है, इसमें हॉल ऑफ हीरोज है, यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर हैं मंडोर बाग में, और 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल है वो बीकानेर में है, लेकिन मंदिर मंडोर में है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंडोर बाग। कैसी लगी ये आपको वीडियो, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।